प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो क्या है ना, आप लोग के लिए हम बैच शुरू किए थे, जो बैच बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था, और इस बैच का नाम था केमिस्ट्री क्रैश कोर्स 1.0। इस बैच के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर का 2 से 3 लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें टॉपिक के वाइज शॉर्ट नोट कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख रहे हैं, और उससे रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, और उससे कोई सब्जेक्टिव अगर तैयार हो रहा है तो उस सब्जेक्टिव को भी हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से क्या है ना, हम लोग स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को पढ़ना, इस कोर्स को पढ़ना। और इस कोर्स में सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट कवर कर चुके हैं, और सॉल्यूशन का भी क्या है ना, आप लोग को एक वीडियो मिल चुका है, तो आप लोग सॉल्यूशन पार्ट 1 भी कवर कर लिए होइएगा। तो आज हमारी है पार्ट 2 का। तो आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन पार्ट 2। तो इस सॉल्यूशन पार्ट 2 को देखेंगे आज हम लोग। तो पार्ट 1 में जहां तक हम कवर कर चुके थे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए क्या है ना, पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 का कुछ हम करेक्शन कर लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट 1 में प्यारे बच्चों, हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर 16 देखे थे, जहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम नहीं लेके आप 1000 कर लीजिएगा, सिली मिस्टेक था। और वैलेंसी फैक्टर H3PO3 का हम लोग 3 ले चुके थे गलती से, वहां पे आप 2 कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे क्या है ना, इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है पार्ट 2 के अंदर टॉपिक 2.3, मतलब कि हम लोग 2.2 तक पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। 2.3 में जो आपके सामने दिख रहा है वो दिख रहा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो इसको विलयता बोलते हैं। विलयता मतलब कि कितना ज्यादा विलय हो सकता है, कितना ज्यादा घुल सकता है, ठीक ना। तो इस सॉल्युबिलिटी को देखने से पहले हम लेते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पे ले लिए एक बर्तन, इस बर्तन में सॉल्वेंट रखा हुआ है, सॉल्वेंट है मतलब कि विलायक है, यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है, और ये जो सॉल्वेंट है कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हुए इसका। अब इसमें ऊपर से हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, मतलब कि सॉल्यूट कहने का अर्थ है विलेय, जो जाके घुलता है, सॉल्यूट डाल रहे हैं। अब क्या है ना, ये क्या है ना, इसका अमाउंट हम फिक्स रखे हैं। अमाउंट क्या है इसका, वो इसका अमाउंट जो है ये है फिक्स्ड, मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट पे इसको हम रखे हुए हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि निश्चित ताप पे, निश्चित ताप पे, निश्चित ताप करने का अर्थ ताप को ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, निश्चित ताप पे मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और निश्चित ताप होना चाहिए और निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए, निश्चित ताप और निश्चित सॉल्वेंट की मात्रा में। ये सॉल्यूट कितना ज्यादा घुल सकता है, जितना ज्यादा घुलेगा वही उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। तो यहां पे लिखे सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ये कहता है कि किसी सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो किसी निश्चित सॉल्वेंट के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पे घुल जाए, वही क्या है उसका सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है। तो अभी क्या ना बात करते हैं सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड बाय, ये सॉल्युबिलिटी है, इसके ऊपर किसका किसका इफेक्ट पड़ता है, किसका किसका इंपैक्ट पड़ता है। कहने का अर्थ है कि इस सॉल्युबिलिटी को कौन क्या ना घटा बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि जो घुलने वाला है उसके चाल चलन से इस सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा सॉल्वेंट, जिसके अंदर ये जाके घुल रहा है ये सॉलिड, उसके भी गुण पे क्या है ना, इसके भी क्या है ना नेचर से सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड होगा। दूसरा टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर हम लिए, टेम्परेचर घटाने वाला से कहता है सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। और तीसरा प्रेशर, मतलब कि दाब, दाब भी घटाने बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे क्या होता हुआ इफेक्ट पड़ता है। आ जाइए, तो आप यहाँ पे इस टॉपिक को वीवीआई कीजिएगा कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन अफेक्ट करता है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो बोलेगा सर कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो आइए हम देखते हैं स्लाइड के आगे। यहां पे कहा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड्स अपॉन, मतलब कि किस किस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस पे, कहा कि गैस घुल रहा है तो वो विलेय है, टेम्परेचर पे, प्रेशर ऑफ गैस पे, ऑल ऑफ दिस। चलिए अब अगर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो यहाँ पे कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मान लीजिए क्या नाम सॉल्वेंट जो रखे हैं वो लिक्विड है, आपको पता है सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होगा। इसमें सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। यहाँ पे एक सॉल्वेंट ले लिया,
सॉल्वेंट को कैसा लेंगे, लिक्विड लेंगे, ये लिक्विड सॉल्वेंट है। हम सॉलिड सॉल्वेंट भी ले सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट ही लेते हैं। यहां पे अगर हम बात करते हैं ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर क्या है ना, हम देखेंगे सॉलिबिलिटी सॉलिड सॉल्यूट का, सॉलिड सॉल्यूट का। चलिए तो यहां पे लिखे हैं सॉलिबिलिटी बढ़ता है, तीर चिन्ह ऊपर, मतलब कि बढ़ रहा है, ठीक ना। तो सॉलिबिलिटी बढ़ता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब जरा बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठंडा पानी में चीनी कम घुलेगा, गर्म पानी में ज्यादा घुलेगा। लेकिन इसके साथ बुआ एक कंडीशन होना चाहिए कि इफ यहां पे होना चाहिए इंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कि उष्माशोषी प्रक्रिया होगा तब जाके ये बात सही होगा, नहीं तो ये बात सही नहीं हो सकता है कि सॉलिबिलिटी बढ़ेगा कैसे, तापमान बढ़ाने से। कौन सी बढ़ाने से हुआ, तापमान बढ़ाने से। इफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होगा, उष्माशोषी होगा। लेकिन सॉलिबिलिटी घट भी सकता है, सॉलिबिलिटी घटेगा किससे, टेम्परेचर घटाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, सॉरी सॉलिबिलिटी घटेगा किससे, टेम्परेचर बढ़ाने से। अब बोलेगा सर ये कैसा बात हुआ, अभी तो आप ये बोले कि सॉलिबिलिटी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि सॉलिबिलिटी घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन इसके लिए भी होता है ऐसा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक, मतलब कि उष्माक्षेपी प्रोसेस वहां पे हो जाए। जैसे हम टेम्परेचर दिए और जितना टेम्परेचर सिस्टम लिया उससे ज्यादा टेम्परेचर छोड़ दिया तो वहां पे सॉलिबिलिटी घट जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कि उष्माशोषीय प्रक्रिया होना चाहिए। सॉलिबिलिटी घटता है टेम्परेचर बढ़ाने से, कब, जब वहां पर होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस बात को आप, इस टॉपिक को वीवीआई करके इस पॉइंट को आप याद रखिए, इससे क्या ना ऑब्जेक्टिव आता है। दूसरा क्या सर, आप ये बताइए कि प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, किसी सॉलिड सॉल्यूट का, मतलब कि सॉलिड विलयता प्रेशर से कभी अफेक्टेड नहीं होता है। तो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, जस्ट पीछे का स्लाइड में देखे हुआ कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। आ जाइए आगे, यहां पे है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम लोग क्या है ना, सॉलिड का सॉलिबिलिटी लिक्विड में देख लिए, अब क्या है ना, अब हम देखेंगे गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर। बोलेगा सर गैस भी पानी लिक्विड के अंदर घुलता है, हाँ घुलता है। आइए, तो कुछ ऐसे गैस होते हैं जो मोर सोल्यूबल होते हैं। यहाँ पे NH3 हो गया, HCl हो गया, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, क्योंकि ये H बॉन्डिंग करता है। और ये होते हैं लीस्ट सोल्यूबल। तो इस बात को भी क्या ना आप वीवीआई रखिएगा। आपके सामने का ना मक्खन लाए हुए हैं निकाल करके दूध से, कि प्योर एकदम मलाई है ये टॉपिक का, ठीक ना। इसको खाइए, सीधा एग्जाम में जाकर फोड़ दीजिए क्वेश्चन को। यहां पे रखा है NH3 एंड HCl हाईली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग, और O2N2He लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर। ये सब क्या होता है, लीस्ट सोल्यूबल होता है। और इससे रिलेटेड आपके सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, शायद ऑब्जेक्टिव भी होगा। हाँ ऑब्जेक्टिव है। बीच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन, गैस विल हैव सॉलिबिलिटी इन वाटर, इसमें से कौन ऐसा गैस है जिसका सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर है। तो ये NH3 है। क्यों है कि ड्यू टू H बॉन्डिंग, अभी हम पीछे के स्लाइड में देखे थे। फिर से हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ। अब यहाँ पे क्या है ना, आ गया हेनरी लॉ, जो यहाँ पे क्या हुआ, VBI है, ये VBI है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे VBI का, तो ये क्या है ना, कहा कि हेनरी लॉ होता क्या है। तो हेनरी का लॉ क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। तो हेनरी क्या था ना, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या ना सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बारे में कुछ कह करके चले गए। अब क्या कहे, आ जाइए। यहां पे मान लीजिए कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, यहां पे ये लिक्विड है। अब क्या ना आपको ये पता होगा हुआ कि यहां पे लिक्विड है, तो ये लिक्विड के ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लिक्विड के ऊपर क्या है, उसका सरफेस है, लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड का क्या हुआ, सरफेस है, ठीक ना। तो आ जाइए, मतलब कि हम बात करेंगे कि लिक्विड के सरफेस में और लिक्विड में क्या हमको जानकारी चाहिए। तो यहां पे कहा कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कहने का अर्थ होता है हेनरी के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, मतलब कि हेनरी के नियम के अनुसार। हेनरी में समझिएगा, हेनरी, ठीक ना।
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब कि गैस की विलयता, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का अर्थ है ये जो कहना, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो आपके सामने सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के सरफेस पे, इस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर मतलब कि यहां पे जितना गैस का पार्शियल प्रेशर लगेगा, गैस का पार्शियल प्रेशर, ये क्या ना पीजी किसका है, गैस का है, ये पार्शियल प्रेशर गैस का। तो इस सॉल्यूशन के सरफेस, ये क्या है, यहां से ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस सरफेस पे गैस का जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो यहां पे कहना ये बात लिखे थे कि Sg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pg, मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस Pg के पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस से क्या है, समानुपाती है। मतलब कि ये बढ़ेगा, ये भाई साहब बढ़ेगा तो इस भाई साहब को क्या करेगा, बढ़ा देगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जरा बताइए, मोल फ्रैक्शन मतलब कि गैस का थोड़ा सा मोल अंश ले तो कम प्रेशर लगेगा, और ज्यादा सा ढेर का ले मारेगा खटखट और ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर को लगवाना है, गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहना Pg जो होता है KHxg के बराबर होता है। यहाँ पे जो KH है इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हमारे, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे Sg क्या हो गया, Sg जो हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हो गया, Pg क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन के सरफेस ऊपर जो गैस का जो है पार्शियल प्रेशर उसको Pg बोलेंगे। अब ये कहना Sg जो होता है Pg का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और Pg जो होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे Pg बराबर हो गया KHxg हो गया। अब कहना आ जाइए एक टर्मिनोलॉजी और है यहाँ पे। अब कहना बोलिएगा सर इसके ऊपर क्या ना प्रेशर का तो इफेक्ट हम देख लिए, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ता है, KH क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। चलिए अब क्या ना टेम्परेचर का ठीक उल्टा होता है प्रेशर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH तो बढ़ा, KH तो बढ़ा, साथ में सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी घट गया। लेकिन प्रेशर बढ़ाने से KH घटता है और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने से KH क्या होता है, घटता है, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब कि KH और सॉल्युबिलिटी दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टा है। चलिए हम देखते हैं इस स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, यहां पे जो आपको देखे हैं KH के बारे में, तो यहां पे जो KH का वैल्यू था, टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ रहा था और इसके साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट रहा था। प्रेशर बढ़ाने से KH घट रहा था, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस था क्या हुआ, बढ़ रहा था। यही तो देखे पिछले वाला स्लाइड पे। अच्छा ये प्रीवियस स्लाइड को देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ा, सॉल्युबिलिटी घटा, प्रेशर बढ़ाने से KH घटा, सॉल्युबिलिटी बढ़ा। तो यही बात तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या KH क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन सॉल्युबिलिटी घट गया। तो यहाँ पे कहा कि इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बात क्या है, सही है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। ये बात आपका हो गया सही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पे हम चलते हैं। यहां पे क्या ना, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज, अब देखिए यहां पे KH का बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, क्या बढ़ाने से हुआ, टेम्परेचर। टेम्परेचर कहने का अर्थ होता है तापमान। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, KH बढ़ता है, और KH बढ़ने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, घटता है। प्रेशर बढ़ाने से KH क्या होता है, घटता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पे कह रहा है कि ग्रेटर फॉर गैसेज हायर सॉल्युबिलिटी, अगर KH का वैल्यू ज्यादा होगा, ग्रेटर कहने का अर्थ ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा क्या, नहीं, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। ग्रेटर फॉर गैसेज विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, अगर क्या ना किसी गैस के लिए क्या है ना KH की वैल्यू ज्यादा है तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कहा कि द रूल दैट स्टेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस मतलब कि कौन ऐसा रूल है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में हमको बोल के चला गया, तो वो था हेनरी। चलिए तो आइए आप लोगों के सामने क्या ना एक क्वेश्चन है जो क्या ना KH के वैल्यू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, KH के वैल्यू से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम गौर से इसको पढ़ेंगे और KH के वैल्यू को छांट कर बारी बारी से अलग लिख लेंगे। कहा कि KH वैल्यू फॉर आर्गन गैस, CO2 गैस, HCHO गैस एंड CH4 गैस आर 40.329। उसके बाद करा
1.67, उसका क्या रहा है कि 1.83 10 के पावर 5 एंड 0.413 दिया हुआ है। मतलब कि हर एक गैस के लिए हमको केएच का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। अब क्या है ना, केएच के वैल्यू दे करके हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से गैस के सॉल्युबिलिटी के लिए कौन सा ऑर्डर सही होगा। आपके सामने ये 4 ऑर्डर दिए हुआ है, ठीक है ना। तो अभी क्या ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या ना केएच वैल्यू को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आर्गन है, इसका केएच वैल्यू हमको दिया हुआ है आर्गन गैस का कितना, ये दिया हुआ है 40.329। उसके बाद है आर्गन के बाद है CO2 प्यारे बच्चों। तो CO2 गैस का जो हमको दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.67। उसके बाद CO2 का HCHO है, ये एक तरह का गैस है, इसका दिया हुआ है कितना 1.83 और क्या है इंटू 10 के पावर -5 दिया हुआ है। इसके बाद है CH4 गैस का, इसका दिया हुआ है 0.413। अब आपको ये पता है कि सर अगर केएच का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, केएच का वैल्यू क्या होगा ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा कम। मतलब कि कहने का अर्थ है कि केएच अगर बढ़ेगा, ये केएच जो है ना इस साइड में लिखते हैं, केएच अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, घटता है। तो इसमें जिसका केएच वैल्यू ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो सबसे ज्यादा केएच वैल्यू है आर्गन का, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगा आर्गन का। कोई दिक्कत? अब बताइए इस तीनों में किसका आपको ज्यादा दिख रहा है, तो बोलेगा सर जी तीनों में ज्यादा किसका है, CO2 का। तो उससे थोड़े से क्या है ना ज्यादा आर्गन हो जाएगा CO2 का। अब क्या है ना यहाँ पे हम बात करते हैं इस दोनों में किसका ज्यादा है, तो इस दोनों में ज्यादा है CH4 का। किसका ज्यादा हुआ, CH4 का, क्या कि 10 के पावर -5 है, डिवाइड किया तो 0.00 ऐसे कुछ आ जाएगा। अब क्या है ना इसमें क्या ना आ गया कौन, ये सबसे कम HCHO आ गया। तो इस तरह से क्या है ना हम ये देखें कि जिसका केएच वैल्यू क्या है ना ज्यादा है उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके सामने ऑर्डर आ गया आर्गन, CO2, CH4 और HCHO। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, C हो गया। तो फिर से हम लोग क्या ना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कहा कि केएच डिपेंड्स अपॉन, केएच किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे करता है और टेम्परेचर पे करता है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो केएच क्या होगा, वो क्या होगा बच्चा, केएच बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो केएच क्या होगा, घटेगा। प्रेशर केएच क्या होगा, घटेगा। प्रेशर बढ़ाने से केएच क्या होता है, घटता है। तो ये सारी चीज आप देख लीजिएगा यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कहा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो मान लीजिए हेनरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक ना। यहाँ पे लेते हैं मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या है ना केएच बराबर क्या होता है, केएच बराबर होता है, सॉरी एसजी बराबर क्या होता है, एसजी बराबर होता है केएच एक्सजी। अगर हम ये बढ़ाएंगे तो मतलब कि कहने का अर्थ है ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगा और इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे आपको ग्राफ सीरीज में क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ये हो गया आपका हेनरी लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया यहाँ पे, तो जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाएगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कि ये आ जाएगा। अब क्या है इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कहा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ। इसमें से कौन ना हेनरी लॉ का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जिस यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, तो जिस ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, उसी ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, xg रहेगा और यहाँ पे रहेगा pg रहेगा और यहाँ पे ऐसे स्लोप रहेगा। ताकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, बढ़ेगा और साथ में उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन आखिर क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बोथ आर इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में अगर हमको क्या है ना CO2 का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना है तो उसको हम हाई प्रेशर पे क्या करेंगे, सील करेंगे। एट हाई एल्टीट्यूड्स मतलब कि ऊंची चोटी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन द ग्राउंड लेवल, मतलब कि ऊंचाई पे जब हम जाते हैं ना, ऊंचाई पे, तो वहां पे क्या ना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ग्राउंड लेवल से कम होता है।
दिस इज लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कॉज ऑफ एनोक्सिया। इसके वजह से क्या है ना, जब ऊपर गया तो पार्शियल प्रेशर घटा, अब पार्शियल प्रेशर घटेगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी घटेगा, और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी घटता है तो ये कॉज ऑफ होता है एनोक्सिया, मतलब कि इसके कारण एनोक्सिया नाम का बीमारी होता है। ठीक है ना। चलिए अगला, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड कॉज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर। देखिए यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, या लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। चलिए आगे जाने इसका हम बात करते हैं सब्जेक्टिव का। ये आपका सब्जेक्टिव है। डिफाइन सॉल्युबिलिटी, आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर लीजिए। डिफाइन हेनरी लॉ एंड राइट इट्स लॉ इट्स टू एप्लीकेशन। हेनरी को डिफाइन करके इसका दो एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ये 2 मार्क्स के लिए है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या ना, वेपर प्रेशर। अब बोलेगा सर जी वेपर प्रेशर क्या है, तो वेपर मतलब कि वाष्प, और प्रेशर मतलब क्या हो गया, दाब, मतलब कि वाष्प का दाब। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपके सामने एक हम लिक्विड लेते हुआ, क्या लेते हैं, आपके लिए हम एक यहाँ पे लिक्विड ले लिए, ठीक ना। इस लिक्विड को ऐसे हम बंद कर दिए, यहां पे लिक्विड ले लिए ये, और नीचे से इसको हम टेम्परेचर देना शुरू कर दिए, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिए इसके अंदर। जब ये टेम्परेचर हम इसको देना शुरू किए तो आप जरा बताइए क्या होगा। आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे कुछ ऐसा चलेगा कि ये जो गैस, ये जो लिक्विड है ना, ये गैस बन के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर हो रहा है इवेपोरेशन। क्या नाम है, इवेपोरेशन, मतलब कि बाष्पीकरण यहां पे हो रहा है। लेकिन जब ये वाष्प बन के ऊपर जाएगा टेम्परेचर देने के बाद, तो ऊपर से जब टकराएगा बेचारा जाके, तो टकराने के बाद क्या है ना, नीचे भी आएगा। तो नीचे जब आएगा, इसके साथ साथ क्या करेगा ये बेचारा, अपना नीचे भी आएगा, कुछ नीचे भी गिरेगा, इस तरह से नीचे भी आएगा, आगे टकरा के कुछ नीचे गिरेगा। तो यहां पे जो है ना, ये हो रहा है आपका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब कि संघनन हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे लिक्विड क्या है ना, वेपर बन के ऊपर जा रहा है, लिक्विड वेपर बन के कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। टकराने के बाद फिर वो वेपर कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रहा है, मतलब कि वाष्पीकरण भी हो रहा है, और साथ में कंडेंसेशन भी हो रहा है, मतलब कि संघनन भी हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे क्या है ना, लिक्विड वेपर में, और वेपर कहां पे आ रहा है, लिक्विड में। इसी दौरान जो ये वेपर इस पे प्रेशर जाकर लगाएगा, इस वाले पे, ऊपर वाले पे, ये वेपर जो ऊपर वाले पे जाकर जो प्रेशर लगाएगा, वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। जब लिक्विड से वेपर बने और वेपर किसमें आए, लिक्विड में आए, दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। उस डायनामिक इक्विलिब्रियम के दौरान ये जो वेपर है, सॉरी एक मिनट, ये जो वेपर है, ये कहां जाएगा, वो ऊपर जाके प्रेशर लगाएगा, यहां पे लगाएगा। तो इस दौरान जो प्रेशर लगता है इस बर्तन के ऊपर, उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर, मतलब कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, मतलब कि वेपर के द्वारा लगाया गया था। व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो यहां पे क्या होगा, लिक्विड और वेपर, ये वेपर, ये क्या जाएगा, दोनों हो जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। जब दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, उस समय जो प्रेशर लगेगा उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। आ जाइए, इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं एक ड्रॉप, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मान लीजिए यहाँ पे एक लिक्विड है, इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, और ये जो बी लिक्विड है इसका भी क्या होगा, कुछ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, 2 लिक्विड लिए। अब एक है ना, हम ये बात करते हैं, इस चीज को डिफाइन करके हम राउल्ट्स का यूज करते हैं, राउल्ट्स लॉ का। ये राउल्ट्स लॉ क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मतलब कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार, फॉर अ कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट ए के लिए पीए जो होगा ना, पीए वो होता है एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बोलिएगा सर जी पीए क्या, एक्स से क्या, तो यहाँ पे पीए होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे जो एक्स से होता है मोल फ्रैक्शन ए का। मान लीजिए इसके अंदर मोल फ्रैक्शन हम कितना ले लिए, इस बेचारे के अंदर हम मोल फ्रैक्शन ले लिए एक्स से, और इसके अंदर मोल फ्रैक्शन ले लिए एक्स बी, ठीक ना। तो यहाँ पे पीए जो होगा, मतलब कि ए का जो क्या है ना, ए का जो होगा पार्शियल प्रेशर, उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अब यहाँ पे हम एक कंपोनेंट ले लिए, एक मतलब कांस्टेंट लिए, x से बराबर पी नॉट ए, x से सॉरी यहाँ पे क्या ना पी ए जो पार्शियल प्रेशर होगा x से और पी नॉट ए के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पे पी नॉट ए क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, बात करते हैं बी का। यहाँ पे बी के लिए बात करते हैं तो राउल्ट्स का कहना था कि पीबी जो होगा ना एक्सबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब पीबी क्या होता है तो यहाँ पे पीबी जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, तो कि बी का पार्शियल प्रेशर है, और एक्सबी क्या है यहाँ पे एक्सबी जो है ना ये बी का क्या है मोल फ्रैक्शन है। मतलब ये कहने का अर्थ है ए का जो बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कहने यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया जिसको बोलते हैं क्या पी नॉट बी, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी है। अगर आपको राउल्ट्स को डिफाइन करना पड़े आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मतलब कि राउल्ट के नियम के अनुसार। यहाँ पे क्या बोले पीए, और पीए क्या होता है पार्शियल प्रेशर, तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट। फिर इसको लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि समानुपाती होते हैं मोल फ्रैक्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स, मतलब कि इसके मोल फ्रैक्शन के। अब क्या ना यहाँ पे हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड क्या ना एक और लॉ जो होता है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब क्या ना डाल्टन्स लॉ क्या होता है, तो इस स्लाइड पे हम क्या ना यहाँ पे ए और बी एक लिक्विड लिए थे, अगर दोनों को मिक्स करके एक ए बी लिक्विड बनाते हैं तो उस ए बी जो बनाएंगे नया जो सॉल्यूशन बनेगा ए और बी को मिक्स करके, उस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा। तो इस बात को कौन एक्सप्लेन किया था, डाल्टन्स एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे कहा कि पीटी जो होता है ना वो पीए प्लस पीबी के बराबर होता है। पीटी किसके बराबर होता है, पीए प्लस पीबी। यहाँ पे पीए क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पीबी क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब कि किसी बर्तन के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा पीटी, पीटी जो होता है ना टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज के ऊपर जो टोटल प्रेशर होगा वो पीए प्लस पीबी के बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे क्या ना पीटी के पीटी रख दिए और पीए का क्या होता है पी नॉट ए एक्स से, पी नॉट ए एक्स से यहाँ पे लिखा हुआ सॉरी पी नॉट ए एक्स से हो गया, और यहाँ पे बी क्या हो गया पी नॉट बी एक्स बी। दोनों को जोड़ लिए, इसको क्या ना आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इससे पहले क्या है ना आप राउल्ट्स लॉ पढ़े थे, इसको आप वीवीआई कर लीजिए। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, आ जाइए। Which of the following units is useful to relating concentration term of solution with vapor pressure, मतलब कि कौन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो वेपर प्रेशर को रिलेट करने के लिए यूजफुल है, तो वो हम देखे थे मोल फ्रैक्शन। क्या देखे थे बात है मोल फ्रैक्शन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते थे, यहाँ पे कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज, कहने का अर्थ है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट, किसी सॉल्यूशन कंपोनेंट का एक जो है ना सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट, उस एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन से कौन रिलेट किया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये राउल्ट्स किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया वो आपका ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। तो बने रहिए आप मेरे साथ, 20 जनवरी तक आपका कहने यात्रा काफी अच्छा होने वाला है। इस तरह से हर एक टॉपिक का कहना शॉर्ट, मतलब कि दूध से जो मलाई निकाल के आपको देने वाले हैं, और शॉर्ट के बाद उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका कहना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करवा के खत्म करेंगे बस 20 जनवरी तक। आप 20 जनवरी तक मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद जो 10 दिन का टाइम होगा उसमें आपके लिए हम लेकर के आएंगे लॉन्ग टाइप सीरीज, जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको लिखना सिखाएंगे। उसका आप उसको याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। उसका आप आसानी से एग्जाम को फोड़ दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, ओके बाय।